In this video, we will study about force and law of motion. Class 9. Introduction of force. Force it is push or pull on an object that produce an acceleration in the body on which it acts. तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो एक उससे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी ऑब्जेक्ट की बॉडी में ऑन विच इट एक्ट्स, जिस पर कि वो एक्ट करता है। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। एस आई की जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन ए बॉडी। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर 3 तरह से वर्क करता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। कोई स्लो स्पीड से चल रहा है, अगर हम उसको पुश कर दें या उस पर प्रेशर डालें तो उससे क्या होगा, फोर्स लगा दें उस पर तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। और ये किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है कि अगर मान लो कोई सीधा जा रहा है, अगर हम उसको पुश कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो दूसरी साइड में मूव करने लगता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अगर इसके लिए हम देखें कि एक इलास्टिक है और इलास्टिक को हम अगर फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन मोशन से स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन एन आउटसाइड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स होगा जो कि, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वो मोशन स्टेट में है या रेस्ट की स्टेट में है, तो वो क्या होगा, तब तक कि वो अपना जो स्टेट है चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर से कोई अनबैलेंस आउटसाइड फोर्स ना लगे। अगर कोई देखें तो विद नो आउटसाइड फोर्स, बिना किसी आउटसाइड फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई अगर मूविंग पोजीशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर से कोई बाहर फोर्स ना लगाया जाए। फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस फोर्स एंड अनदर इज़ अनबैलेंस फोर्स। तो पहले बैलेंस फोर्स का हम देख लेते हैं। इससे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे कोई हम अगर वॉल के सहारे से खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड से एक फोर्स लगता है कि जो ये पर्सन खड़ा है तो वो वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जो ये वॉल है ये पर्सन के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखें कि जैसे टग ऑफ वार खेलते हैं आप उसमें, तो उसमें क्या होता है कि दोनों एक तरफ को पुश कर रहा है। इसमें क्या है, इधर भी जो है 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर वाली साइड से भी 500 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये बैलेंस फोर्स है, तो जिससे कि क्या होगा, जो रोप है वो उसी जगह पर रहेगी, कोई भी हिल नहीं पाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम। बैलेंस फोर्स, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। कि अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स है वो अप्लाई किया जाए एक ऑब्जेक्ट पर और दूसरी डिफरेंट साइड्स पर भी, तो वो उसको फोर्स को कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है रेस्ट या मोशन की, उसको चेंज नहीं कर सकता है। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इससे क्या होता है कि जो शेप और साइज होती है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज हो जाती है। अनबैलेंस फोर्सेस, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड
और नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू कैंसिल। तो इसमें क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या होता है ये फोर्स को कैंसिल कर देता है। दे कैन ऑल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो है जो रेस्ट का स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का या मोशन स्टेट में है तो दोनों को ऑल्टर कर देता है कि अगर कोई रेस्ट में है तो उसको वो क्या करेगा, मोशन में कर देगा। अगर उस पर फोर्स लगाई जाती है और या कोई मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हम अनबैलेंस फोर्स का यूज़ करते हैं। दे कैन कॉज एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। ये एक्सेलरेशन के ऑब्जेक्ट के कारण भी होता है। दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स में क्या था कि ये क्या है, चेंज नहीं कर सकता है शेप और साइज़ को, और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, ये उसके शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकता है। इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो, तो उसमें हम देखेंगे इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की स्टेट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, वो तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए कि कोई बॉल है वो रेस्ट की पोजीशन में है और उस पर जैसे ही किक आती है एक अनबैलेंस फोर्स लगता है तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो मूव होने लगेगी और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना आए। यानी कि अब वो किस में आ गई, मोशन की स्टेट में आ गई। अब मोशन की स्टेट में चलती जा रही तो क्या होगा, नेट से टकराती है, नेट किस में आकर जैसे ही एकदम से रुक जाती है तो क्या हो गया, वो उस पर नेट के थ्रू एक फोर्स लग रहा है जिससे वो रुक गई है और वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। अब इनर्शिया क्या होता है, अभी आपने देखा कि क्या है, इसको मोशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। तो ये इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। कि ये नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि अगर उसको स्टेट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कि कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो ये इनर्शिया कहा जाता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनर्शिया से नापा जाता है। तो इट्स एसआई यूनिट इज़ केजी। इसकी जो यूनिट है इनर्शिया की वो केजी होती है, किलोग्राम होती है। अ बॉडी विद ग्रेटर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। तो अगर किसी भी कोई बॉडी है उसका ग्रेटर मास है तो वो उसकी इनर्शिया भी ग्रेटर होगी। कि मान लो कोई 5 केजी का ऑब्जेक्ट है एक और एक 3 केजी का है, तो हम कहेंगे कि जो 5 केजी की है वो उसकी इनर्शिया ज़्यादा है। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि जैसे ही ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें जैसे टकराई और ये क्या होता है, स्टेट की पोजीशन, ये मोशन में आ रही है और किसी चीज़ से इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और ये रुक जाती है। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, वी फॉल बैक व्हेन ए vehicle start moving in the forward direction because our body is in the rest state and it opposes the motion of vehicle। कि कोई व्हीकल चल रही है, कि जैसे हम ट्रेन में हैं तो ट्रेन चल रही है, चलते चलते या बस में है, चलते चलते रुक जाती है तो क्या होता है कि हम पीछे की तरफ को गिर जाते हैं। जैसे स्टार्ट किया उसने बस ने चलना कि क्या बस भी रुकी हुई थी और आप भी रुके हुए थे, तो दोनों कैसे थे, रेस्ट की पोजीशन में थी। अब जैसे ही बस आगे चलना शुरू कर देती है, एक्सीलरेशन होता है बस में तो वो आगे चलने लगती है, लेकिन आप क्या अभी भी रेस्ट की पोजीशन में, आपके पैर तो वहीं के वहीं रहते हैं लेकिन आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है।
तो वो आप उसके साथ मूव नहीं कर पाते हैं ट्रेन या बस के साथ, तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया अभी फॉल फॉरवर्ड, कि हम आगे की तरफ को गिर जाते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ कार बिकॉज आवर बॉडी अपोजिट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, कि हमारी जो बॉडी है वो किस स्टेट में है, मोशन टू रेस्ट में है। कि कोई गाड़ी चल रही है और चलते चलते क्या आपकी बॉडी भी मोशन में है और ये गाड़ी भी मोशन में है, वो चलती जा रही है, आप भी उसके साथ साथ चलते जा रहे हो। तो अचानक क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो कार रुक जाती है और आपके नीचे वाले पैर क्योंकि कार से अटैच है तो वो आगे नहीं गिरता है, आपका ऊपर वाली बॉडी आगे झुक जाती है। तो क्या आप एकदम से आप रेस्ट की पोजीशन में अपने आप को नहीं कर पाते हो, तो वो आप आगे की तरफ मूव करते रहते हो, तो एकदम से झटका सा लगता है, एक जर्क आता है। Second law of motion, the rate of change of momentum of an object is proportional to apply unbalanced force in the direction of the force। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट में जो चेंज होता है वो उसके अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई होता है उसके प्रोपोर्शनली होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो क्या, एक क्रिकेटर व्हेन कैचेस ए बॉल पुल्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कोई क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर है ये, तो जब वो कैच लेता है तो बॉल का ये कैच ले रहा है तो उसके लिए अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में कर लेता है, थोड़ा पीछे को कर लेता है, जिससे क्या होता है कि उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि जिससे कि क्या हो बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है। एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज, और उसके साथ क्या होता है बॉल की एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैचिंग द मूविंग बॉल ऑल्सो डिक्रीजेज। तो जिससे क्या होगा जो बॉल का फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। इफ़ द क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉल सडनली ही वुड हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स। तो अगर जैसे ही अगर क्रिकेटर क्या करेगा एकदम से तेज़ी से आती हुई गेंद को एकदम से पकड़ेगा तो उसको बड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, अगर उसको मैथमेटिकली देखें तो क्या है, 1 न्यूटन, a force of 1 Newton produce an acceleration of meter per second square on an object of mass 1 kg। अगर 1 न्यूटन क्या होता है, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनली होता है। तो इसको हम देखेंगे तो क्या है, F प्रोपोर्शन इज इक्वल एफ P2 माइनस P1। ये P2 माइनस P1 ये क्या है, मोमेंटम कहते हैं हम इसको। तो ये अगर मोमेंटम जो होता है P2 माइनस P1 है, ये मोमेंटम होता है P, तो वो होता है mv के को इक्वली। तो यहाँ पर ये मास है, ये वेलोसिटी है, तो इसको अगर हम कह इक्वली करेंगे तो P2 हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये अपॉन टी। तो m इसमें कॉमन आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी। और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ये v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्विवेलेंट होता है, a के एक्सेलरेशन के। तो ये हम इसको लिख देंगे एम ए। तो F इज इक्वल टू के एम ए वेयर के इज़ प्रपोर्शनली कांस्टेंट। तो ये के को हमने कांस्टेंट माना गया है और जो वो के होता है हमारे 1 के वैल्यू के इक्वली वैलेंट होता है, तो ये F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। अभी आपने देखा कि इसमें हमने मोमेंटम का के बारे में डिस्कस किया था, P इज इक्वल टू एम बी। तो ये मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम द प्रोड्यूस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी डिनोटेड बाय P, इसको P से डिनोट करते हैं। SI यूनिट है इसकी kg या मीटर पर
सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो फॉर्मूला लिखेंगे p इज इक्वल टू mv, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास होगा, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v जो है वो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, एंड t ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। Third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. जितने भी कोई भी एक्शन है, हर एक्शन के साथ कि वहाँ पर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, यानी कि जहाँ पर एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन होती है। एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, और जो कि दो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से बुलेट फायर की जाती है तो द गन ओनली मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड, रिकॉयल बोलते हैं जिसको हम। जो गन होती है थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाती है, या एक झटका सा लगता है, जर्क सा लगता है उससे। तो वाइल द बुलेट कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस, और उसमें क्या होता है, जो बुलेट होती है छोटी होती है लेकिन ये क्या करती है, दूर तक जाती है, और जो गन होती है वो थोड़ा सही पीछे को पाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द मास ऑफ द बुलेट एंड द गन। ये जो डिफरेंस होता है वो इनके मास की वजह से होता है, क्योंकि बुलेट का मास कम होता है तो इससे ये ज़्यादा दूर तक एक्सेलरेट कर पाती है, बट गन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो वो कम दूरी तक एक्सेलरेट कर पाती है और थोड़ा ही खिसक पाती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी देखेंगे कि जैसे कि ये झटका लगता है, ब्रेक्स वो उससे टकराती है तो क्या ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है और ये पर्सन आगे की तरफ गिर जाता है। Conservation of momentum. As per the law of conservation of momentum, the sum of momenta of two objects, कि दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटा होता है बिफोर द कोलिजन, किसी टकराने से पहले, एंड आफ्टर कोलिजन, और टकराने के बाद, रिमेन द सेम गिवन दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन दैम, कि सेम रहता है कि उन पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई हो, एक्ट ना हो। इन अनदर वे, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन कंजर्व, तो दोनों जो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो जैसे कि बिफोर कोलिजन हम देखेंगे कि ये m1 u1 है और ये m2 u2 है, और कोलिजन होता है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो फोर्स क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग जाते हैं। तो FBA, ये इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा और ये इधर की तरफ को फोर्स लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 v1 ये आगे की तरफ चला जाएगा और ये भी आगे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसका वेट कम है तो क्या होगा, ये दोनों साइड एक डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब कंजर्वेशन मोमेंटम का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 1000 ग्राम का किलोग्राम मास है कार का, और इसका कितना है 300 है, और बाइक इसका जो वेलोसिटी है 20 है और इसकी -20 है, और इसका मोमेंटम 20,000 है और इसका -60,000 है। तो देखिए टकराएंगे दोनों, तो उसके बाद क्या होता है, ये इसको आगे की तरफ धकेल देगा। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।